नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम उत्तर प्रदेश की पहली क्लास लेकर आपके सामने आए हैं, जो हमारी बहुत बेहतरीन क्लास हो सकती है और जो बिल्कुल हैंड राइट नोट्स के द्वारा आपको बताया जाएगा और किस तरीके से हमें बुकों से निजात मिल सकती है कि पूरी बुक ना पढ़कर इस प्रकार के नोट्स को अगर आप पढ़ोगे और ऐसी ही किताब क्लास को अगर एनालिसिस कर लिया आपने, तो आप सभी एग्ज़ाम जो हैं आगामी, जो जिसमें भी उत्तर प्रदेश का रोल रहता है, वहाँ आपकी स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। क्योंकि हमारा ये नोट्स जो है वो बहुत इत्मीनान के साथ और सभी एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए ये हमने बनाया है और इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, पहले आप लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर आप इस नोट्स का जो है पूरे अच्छे तरीके से आनंद लीजिए और देखते हैं हम किस क्वेश्चन में, इस नोट्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। और क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश, जिसको आप जानते हो यूपी भारत में, यानी उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। यानी कहाँ पर है? उत्तर मध्य में स्थित है। अगर हम बात करते हैं भारत का नक्शा अगर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम भारत का अगर नक्शा बनाते हैं तो ये जो आपने देखी होगी स्थिति, ये वाली जो स्थिति है, यहाँ पर जो है वो क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है। तो हमारी ये स्थिति कौन सी होती है? उत्तर मध्य में स्थित है। ठीक है भैया। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका मतलब 3 कौन और हैं जो इससे आगे हैं। तो पहले नंबर पर अगर देखें तो राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे महाराष्ट्र और चौथे पर नंबर पर जो है वो क्या है, आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, क्योंकि जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 19.98 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। अगर बात करते हैं प्राचीन समय में इसे मध्य देश भी कहा जाता था। ठीक है। यूपी दिवस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। परंतु इसकी शुरुआत किसने की और कब से की गई, तो हम आपको बताना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2018 में की गई थी और 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यह पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। मतलब बताने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे पहले जो था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। जैसे कि 3 प्रेसिडेंसी थी, एक तो मुंबई प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी और एक था आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो किसके द्वारा थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई। तो उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन जो अंतर्गत जो आता था उत्तर प्रदेश आता था। 1833 में इसे आगरा प्रेसिडेंसी या पश्चिमी प्रांत कहा गया। यानी कि 1833 तक ये बंगाल प्रेसिडेंसी में था और उसके बाद जो है इसे आगरा प्रेसिडेंसी या पश्चिमी उत्तर प्रांत कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में इस पर अधिकार किया और उस समय आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत से इसे जाना गया। किस नाम से? आगरा अवध संयुक्त प्रांत से इसे जाना गया। कब से बेटा? 56 से। याद रखेंगे आप इसको। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो 1877 में पश्चिमी उत्तर प्रांत में शामिल किया गया। यानी 1877 में पश्चिमी उत्तर प्रांत में शामिल किया गया और 1902 में संयुक्त प्रांत। और कब तक रहा है? 1937 तक रहा। ठीक है। और 1937 से स्वतंत्र रूप से संयुक्त प्रांत कहने जाने लगा था। 1902 के बाद 1947 में भारत में नव गणराज्य की इकाई घोषित की गई और 1950 में इसे संयुक्त प्रांत के नाम से बदलकर क्या कर दिया गया? यूपी कर दिया गया। ठीक है। इसकी स्थापना हो गई 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो राजधानी क्या था? लखनऊ। मगर ये कब से है लखनऊ? 1921 से। परंतु 1921 से पहले जो ये इसकी राजधानी थी वो क्या थी? तो वो राजधानी हम पढ़ेंगे, कभी राजधानी प्रयागराज भी रही थी इसकी, फैजाबाद भी रही थी और आगरा भी थी। तो परंतु क्या थी? आगरा थी। उसके बाद जो आई वो क्या आई आपकी? ये लखनऊ 1921 के बाद। अब हम बात करने वाले हैं स्थिति क्या है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उत्तर में जो है वो कौन है? सहारनपुर। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे आप उत्तरी अगर जनपद की बात करेंगे तो सहारनपुर है और इसका अक्षांश विस्तार जो है वो कितना है? 30 डिग्री 28 मिनट या ओंस कह सकते हैं। ठीक है। उत्तरी अक्षांश। ठीक। अगर बात करते हैं आपका दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन सा है? सबसे सोनभद्र, जो 23 डिग्री 52 ओंस उत्तरी अक्षांश। अब आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है, तो ये क्या हुआ? देखिए, ऐसा होता है जब हमारा ग्लोब है और इसमें भूमध्य रेखा है तो ऊपरी गोलार्ध जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे का गोलार्ध होता है वह होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर यहाँ से 180 संख्या कितनी होती है? 180 होती है। इसमें अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180 से होती है। ठीक है। तो ये 0 होती है भूमध्य रेखा, तो 0 से ऊपर की जो होंगी वो उत्तरी अक्षांश कराएंगे और 0 से नीचे की जो होंगी वो दक्षिणी अक्षांश कराएंगी। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर है।
तो दोनों ही अक्षांश क्या कराएंगे, उत्तरी कहलाए जाएंगे, जबकि दक्षिणी अक्षांश भी उत्तरी कहलाया जाएगा उत्तर प्रदेश का, और उत्तरी तो पहले से ही उत्तरी है। ठीक है। अगर बात करते हैं ऐसे ही पश्चिमी ये देशांतर में, देशांतर इस तरीके से खिंची हुई हैं, इनकी संख्या 360 होती है। ठीक है। तो 360 में 180 इस साइड होंगे और एक साइड 180 एक साइड, दो भागों में बांट दिया जाता है ग्रीनविच लाइन से इसे। तो अब ये यूपी जो है वो इस वाले भाग में है। तो अब यहाँ से आता है कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है, शामली है, और 77.3 पूर्वी देशांत से लेकर 84 डिग्री 39 अंश पूर्वी देशांतर तक ये है फैला हुआ। तो अब यहाँ से आपको पहले तो अक्षांशीय विस्तार देखना है और दूसरा आपका देशांतरीय विस्तार देखना है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, 2352 से 3028 तक, और देशांतरीय विस्तार जो है वो 77.3 से 8439 तक। ठीक है। अगर बात करें क्षेत्रफल यूपी का तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी 240,928 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, 7.33% है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ऐसा ना मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्षेत्रफल का सबसे बड़ा, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, जो 7680 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे न्यूनतम जो है वो कौन सा है, हापुड़ है। ठीक है। सबसे बड़ा जो है लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जो है वो क्या है, हापुड़ है। 3 राज्यों में सीमा लगाने वाला जो जिला है वो कौन सा है, आपका सहारनपुर है, और 4 राज्यों में सीमा लगाने वाला जो है वो सोनभद्र है। तो उत्तर में जो है उसमें कितनी सीमा लगती है, 3 की लगती है सहारनपुर से। ठीक है, 3 की लगती है सहारनपुर से, ये भी आपको पता होना चाहिए ज़रूर। और वो 3 क्या है आपको बता देते हैं। उत्तराखंड है आपका, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा, इनसे 3 की लगती है। 4 राज्यों से सीमा लगने वाला जो है सोनभद्र है। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं, बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या है, ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है नेपाल के साथ लगती है, और कितने जनपद हैं, 7 जनपद हैं। इसकी ट्रिक आप बता देंगे क्या है। देखो ट्रिक ये लिखाई थी, पीली खीर बची श्री राम सिद्धार्थ महाराज के लिए। ये ट्रिक है इसकी आपकी नेपाल से लगने वालों के लिए। पीली खीर बची श्री राम सिद्धार्थ महाराज के लिए। तो नेपाल से कितने की लगती है, 7 की। पहला पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो चुका है, बहराइच हो चुका है, श्रावस्ती हो चुका है, 4 तो ये हो चुके हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यानी कि पीली से पीलीभीत और खीर से लखीमपुर खीरी, बची से बहराइच, श्री से श्रावस्ती, राम से बलरामपुर, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर और महाराज से महाराजगंज। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर हम बात करें 2 से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1 से नेपाल से, और यूटी से भी 1 से लगती है, इसका नाम है दिल्ली। ठीक है, अब बात आती है दिल्ली से किस किस जनपद की जो है सीमा लगी है। तो एक तो गाजियाबाद की लगी है, गौतम बुद्ध की नगर की लगी है और बागपत की लगी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। भौगोलिक विस्तार में अगर हम देखें, भौगोलिक विस्तार में अगर हम देखें तो क्या है। देखिए भौगोलिक विस्तार में 8 राज्यों से और 1 यूटी से इसकी सीमा लिख रखती है। 8 राज्य क्या हैं वो हम बताएंगे अभी। हरियाणा है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और उत्तराखंड है। तो ये 8 राज्य हैं और एक इसमें क्या है, यूटी। इनकी स्थिति में बता देता हूँ क्या है। देखिए उत्तर में उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो है एचपी हिमाचल प्रदेश है, अगर पश्चिम में बात करें तो दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, अगर दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और पूर्व में बात करें तो बिहार और झारखंड। ठीक है, बिहार और झारखंड। क्लियर। सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो एमपी से लगती है और न्यूनतम जो लगती है वो एचपी से लगती है, यानी कि सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और न्यूनतम सीमा रेखा जो है वो किससे लगती है, न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है भाई, इससे आगे बात करते हैं ये क्या है। और रेलवे जोन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में रेलवे जोनों की संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन 2 है। एक तो यह है उत्तर मध्य रेलवे जोन, NCR बोलते हैं इसको, उत्तर मध्य रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज है। अगर भाई पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गोरखपुर में। ठीक है, यहाँ राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है, 1989 हिंदी है, जबकि द्वितीय राजभाषा जो है वो कौन सी आपकी, उर्दू है, जिसे 1989 में जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं क्या है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राज्य के प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में ये बना था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय जो है BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में ये बना था। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला जो है वो कौन सा है, लखनऊ है। इसी वजह से देखो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम जो होते हैं लखनऊ में होते हैं।
तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, और यहाँ पर सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला जो है लखनऊ। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन विश्वविद्यालय। कौन सा है? राजश्री टंडन विश्वविद्यालय। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या क्या है? 31 है। यूपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 है। यूपी में विधान परिषद सीटें कितनी हैं? 100 हैं। ठीक है। आवास एवं विकास परिषद कितने हैं? 54 है। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28 हैं। यूपी में कुल तहसीलें 521 और प्रस्तावित 351 है, और प्रस्तावित 1 है, जिसमें 350 पूरी हैं और 1 जो है प्रस्तावित है। तो इनको एक बार रिकॉल करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80, राज्यसभा 31, और विधानसभा सीटें 403, और विधान परिषद 100, और आपके आवास एवं विकास परिषद 54, विकास प्राधिकरण 28, और कुल तहसीलें 350। ठीक है। अगर इससे आगे बात करते हैं तो देखिए क्या है। यूपी में कुल नगर निगम, अगर हम बात करें कुल नगर निकाय, निगम नहीं निकाय, 915, जबकि यूपी में कुल नगर निगम 17, कुल नगर पालिका 200, नगर पंचायत 518। तो इन चारों को याद रखो। सबसे पहले इन चारों को याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ही। कौन कौन से हैं 4? आपका नगर निकाय 915, नगर निगम 17, नगर पालिका 200, और नगर पंचायत 518। यूपी में जिला पंचायत कितनी है? 75 है। कितनी जिला पंचायत है? 75 है। उप संभाग प्रखंड कितने हैं? 219, और केवल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 822। यूपी में न्याय पंचायत है, ये मोस्ट है, 8135 है। अब बात आती है राज्य के चिन्ह की। ठीक है। इन पर सब चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। राज्य के चिन्ह अगस्त 1938 में अपनाया गया था। राज्य के चिन्ह अगस्त 1938 में अपनाया गया था। तीर धनुष श्री राम का प्रतीक है। 3 तरंग गंगा यमुना सरस्वती का प्रतीक है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है भाई। और 2 मछली जो हैं वो आपकी क्या है? मुस्लिम शासन का प्रतीक है। कहाँ पर? अवध में। इसके बाद में सर्वाधिक राज्यपाल जो रहा है वो कौन रहे हैं? BL जोशी रहे हैं सर्वाधिक बार राज्यपाल, और मोहम्मद शफी कुरैशी रहे हैं। यहाँ से मोस्ट बनेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है देखो, प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी नारायण सिंह, प्रथम उप मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री देश में भी और अपने राज्य में भी कौन है? सुचेता कृपलानी, और वह 1963 से 67 तक रही थी। सबसे कम आयु में CM, जो सबसे कम आयु में रहे हैं CM वो कौन है? अखिलेश यादव हैं, 38 वर्ष की उम्र में। सर्वाधिक बार CM कौन रही है? मायावती, यानी कि 5 बार। अगर आगे बात करें इससे, तो सबसे ज़्यादा लंबा समय जो शासनकाल हो गया है, एक साथ सबसे लंबा शासनकाल जो है वो किनका हो गया है? आदित्यनाथ योगी जी का। ठीक है, ये भी याद रख लेना। आगे बात करते हैं। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बखी तालाब लखनऊ में है। एशिया व यूपी का प्रथम DNA बैंक वो कहाँ पर है? बायोटेक पार्क लखनऊ। देखो क्वेश्चन कई बार आते हैं, जो प्रथम होते हैं वो भी चीज़ें सब क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से याद रखना है ज़रूर। प्रथम फिल्म सेंटर सिटी कौन सी है? गौतम बुद्ध नगर है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन। स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्रता के बाद में मुख्य न्यायाधीश जो रहे वो कौन रहे? विश्वभूषण मलिक रहे। जबकि स्वतंत्रता पहले कौन रहे थे? वो थे वाल्टर मोर्गन। ये याद रखना है आपको। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? वह है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है बेटा, याद रखना इन सब चीज़ों को आप अच्छे से। अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी का वर्चस्व है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो आत्माराम गोविंद खेर। ठीक है। उसके बाद कौन रहे? केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है भाई, इनको जरूर पढ़ेंगे। नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो। ठीक है। और अगर कोई भी कैंडिडेट नोट्स को लेना चाहता है, ठीक है, तो इस नोट्स को तो वो हमको व्हाट्सअप कर सकता है 9456962764। ठीक है भाई। तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। अगर कोई चाहता है तो नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप कर लें इस पर। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, लोकायुक्त न्यायमूर्ति जो हैं कौन है? बिशंबर दयाल। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहम्मद असगर। ठीक है। विधान परिषद के प्रथम सभापति, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? चंद्रभाल। ठीक है। 3 बड़े मंडल कौन कौन थे हमारे यहाँ? क्योंकि तुम्हें सबको पता है 18 मंडल हैं, और 18 मंडल में 3 बड़े बड़े मंडल कौन थे? लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर है, जिनमें 6-6 जिले हैं। ठीक है भाई। तो आपको लखनऊ में 6 जिले हैं, कानपुर में 6 हैं, और आपको मेरठ में। एग्ज़ाम में जो आएगा वो मेरठ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें सबसे छोटा बना हुआ था,
चलो फिर भी हम तीनों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए मेरठ में कौन से हैं, मेरठ जो मंडल है उसमें 6 कौन से हैं, मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है। वहीं पर अगर उन्नाव की, लखनऊ की बात करें तो उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। भाई अगर कानपुर की बात करें भाई तो कानपुर में क्या है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है भाई, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बारे में अगर हम और आगे बात करते हैं, अगर हम और बात करते हैं आगे तो झांसी और मिर्ज़ापुर। कहाँ पर, झांसी, मिर्ज़ापुर। झांसी में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं। कौन कौन, सोनभद्र, भदोई, मिर्ज़ापुर। भदोई में आपके, सॉरी यहाँ पर सहारनपुर में कितने हैं, 3 हैं। सहारनपुर में कितने हैं, 3 ज़िले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और रायबरेली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो अभी तो परिचय था केवल इसका, अब जो यहाँ से शुरू होगा वो यूपी का प्राचीन इतिहास शुरू होगा, फिर यूपी का प्राचीन के बाद मध्यकालीन यूपी का, फिर आधुनिक, फिर यूपी आगे शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है ना इसको नहीं पढ़ाते। तो यूपी का प्राचीन इतिहास हम देखने वाले हैं, क्या है यूपी का प्राचीन इतिहास। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में भारत में प्राचीन भारत 3 भागों में बांटा गया था। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है भाई, प्राग ऐतिहासिक काल वो होता था जिसके साक्ष्य आज तक ना लिखे हुए मिले हैं और ना ही हम इनको पढ़ सकें। जब लिखे हुए नहीं मिले हैं तो पढ़े हुए नहीं, पढ़ कह सकते हैं। आधे ऐतिहासिक काल ऐसे होते हैं कि हमने साक्ष्य तो मिले हैं मगर हम अभी इन्हें पढ़ने में मतलब सक्षम नहीं हुए हैं। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसको हम पढ़ने में सक्षम हो चुके हैं। चलिए थोड़ा समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल में समझते हैं क्या है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करते हैं इसमें एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, अवधि प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, प्रारंभ से लेकर 10,000 पूर्व तक सोहन संस्कृति के साक्ष्य मिले। यहाँ पर बेलन घाटी से प्राप्त हुए थे, सोहन संस्कृति के साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए। पुरापाषाण काल में उपकरण पत्थर से निर्मित होते थे। यहाँ पर उपकरण जो थे कैसे होते थे, पत्थर से निर्मित होते थे। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कौशाम्बी संग्रह में है। तो ये एक बात 2-3 बातें याद रखनी है और कुछ नहीं, क्योंकि प्राचीन इतिहास आपने इतिहास मतलब भारत का इतिहास में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो केवल यूपी से संबंधित है। ठीक है भाई, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, इस काल की जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह से मिली है। ठीक है, जो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर में आते हैं। ठीक है, तलहटी का मतलब वहाँ से मिली है। इस मध्यकाल को बारे में कोई जानता नहीं था पहले, परंतु ऐसा कुछ है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्षेत्र जो आता है वो कौन से हैं, मोहरना, बगही, लेखिया। लेखिया में 17 नर कंकाल मिले हैं। मेजा तहसील इसी में पड़ती है। सोपानी मांडो बेपुल उपकरण जो होता है वो इसी में बनते हैं, और मिट्टी के बर्तन जो हैं वो इसी काल में बनते थे। और अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन हो गए। ठीक है, सराह नारा 15 सब वहाँ पर मिले थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 18 गर्त चूल्हे। तो ये सारी जानकारी जो है वो कहाँ पर है, वो आपकी हमें मिली मध्य पाषाण काल में। अब बात करते हैं नवपाषाण काल में क्या हुआ था। नवपाषाण काल में आपको पता होना चाहिए, कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ इसी के क्षेत्र में आता है। पंचुग ये थे, और इसमें जो उपकरण थे हथौड़ा, छैनी, बसूली ये थे, यहाँ से प्राप्त हुए थे। अनाज व अनाज के बर्तनों व चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। एग्जाम में आता है नवपाषाण काल कौन सा, कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य बहुत आता है। तो यहाँ से आगा अनाज और चावल के बर्तन और चावल के जो साक्ष्य प्रमाण हुए वो कहाँ से हुए, कोल्डी हवा से हुए। ठीक है भाई, चलिए इससे आगे बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। इसे ताम्रकांस्य काल भी कहा गया कहते हैं। इसकी जानकारी मेरठ, सहारनपुर, हुलास व आलमगीर से मिलती है। यानी कि ऐसा कोई काल था, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, या तो मेरठ से मिलती है, सहारनपुर से मिलती है, हुलास से मिलती है, आलमगीरपुर से मिलती है। आलमगीरपुर कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, गाँव में बात करते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, बात करते हैं ऐतिहासिक काल में कुछ। ऐतिहासिक काल में बात करेंगे तो इसमें वैद या आर्य सभ्यता का विकास काल कहा जाता है। यानी वैदिक काल और आर्य समाज सभ्यता का विकास जो हुआ था वो इसी काल में आता है। इसमें लोह काल भी कहा जाता है। इसमें लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो कहाँ से मिले थे ये पता होना चाहिए। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, आई छत्र, कामपाल, श्रावस्ती, मथुरा, यहाँ से जो है वो लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब बात आती है पूर्व ऋग्वैदिक काल से क्या संबंध है यूपी का। पूर्व ऋग्वैदिक काल से कुछ है क्या, तो देखिए पूर्व ऋग्वैदिक काल में इस काल में आर्य केवल पंजाब व सिंध में रहते थे, तो यहाँ यूपी से इसका संबंध नहीं है। ठीक है भाई, चलिए उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कुछ है क्या।
उत्तर वैदिक काल में सबसे विकसित नगर पांचाल था। कौन था पांचाल था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, याद रखना चाहिए, ठीक है। और इस काल में लाल मिट्टी के मृतभांड मिलते थे। तो उत्तरी वैदिक काल में आपको एग्जाम में पूछा सकता है, तो ये आपको याद रखेंगे। उत्तरी वैदिक काल में क्या हुआ था, मिट्टी के मृतभांड मिले थे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं महाकाव्य काल। इसमें रामायण महाभारत से यूपी के कुरु, कौशाम्बी, कौशल, काशी, मगध, विदेह, पंचाल आदि का जिक्र है। यानी कि रामायण व महाभारत में जो है वो कुरु का, कौशाम्बी, कौशल जनपद, काशी जनपद, मगध, विदेह और पंचाल, इनका जिक्र मिलता है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका संबंध रामायण महाभारत से भी है, ठीक है भाई। अगर वहीं पर बात करें महाजनपद काल क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी में 8 महाजनपद जो थे, 8 महाजनपद यूपी के थे, जिसमें जबकि टोटल कितने थे, अगर हम बात करें 16 महाजनपद थे। यानी 16 महाजनपदों में बांटा गया था उत्तर भारत को, जिसमें से 8 जो थे वो कहाँ थे, यूपी के जनपद थे। अब वो कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, 8 के 8 आपको पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पैट में भी क्वेश्चन पूछा था, यूपी पैट में भी। देखिए, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कौन सा क्षेत्र आता है, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर वाला क्षेत्र आता है। पांचाल की राजधानी जो है वो उत्तरी पांचाल के अहिच्छत्र है और दक्षिणी की क्या है, कामपिल। तो पांचाल के उत्तरी का अहिच्छत्र है और दक्षिणी क्या है, कामपिल है। बरेली बदायूं वाला क्षेत्र इसमें आता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। आगरा और मथुरा इसमें अधीन आता है। वत्स जो है कौशाम्बी है। प्रयागराज वाला क्षेत्र इसमें आता है। कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, अयोध्या वाला क्षेत्र इसमें आता है। मल्ल, कुशीनगर, काशी, वाराणसी और चेदी, बुंदेलखंड, सुक्तिमती। तो अब यहाँ से समझ लो, पहले इन 8 को याद करो। पहले याद करेंगे कुरु हो जाएगा, पंचाल हो जाएगा, सूरसेन हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, मल्ल हो जाएगा, काशी और चैदी हो जाएगा। तो ये तो आपके हो गए हैं 8 महाजनपद। इनकी राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी साकेत, श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनगर, काशी की राजधानी वाराणसी और चैदी की बुंदेलखंड। तो ये क्षेत्र याद रखेंगे। जब भी कुरु आएगा तो दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर आ जाएगा। पंचाल जब भी आएगा अहिच्छत्र राजधानी बरेली बदायूं वाला क्षेत्र आ जाएगा भैया। सूरसेन की बात करें तो मथुरा है, आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र बेटा आ जाएगा इसमें। बस की बात करें कौशाम्बी है, प्रयागराज वाला क्षेत्र आ जाएगा। कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती है, अयोध्या वाला क्षेत्र आ जाएगा। मल में कुशीनगर जानते हैं, कुशीनगर आज भी है। काशी, वाराणसी है, आज भी है। बुंदेलखंड, सुक्तिमती याद रखना है। जैन, बौद्ध व अन्य धर्मों का क्या संबंध है, ये भी देख लेंगे। यूपी में जैन धर्म का क्या वर्चस्व है और बौद्ध धर्म का क्या वर्चस्व है और अन्य धर्मों का क्या वर्चस्व है। ये वो पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं जो बहुत से टीचर इसको पढ़वाते भी नहीं हैं, बट डायरेक्ट क्या कराते हैं, भौगोलिक परिचय करा देते हैं, राजनीतिक परिचय करा देते हैं, बस हो गया यूपी। मगर आपको पूरी यूपी मिलेगी विद प्रूफ, ठीक है। देखिए, जैन, बौद्ध, अन्य धर्म क्या है। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, खूब आता है एग्जाम में। जबकि जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का उदय यूपी में हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। पार्श्वनाथ, संभवनाथ, चंद्र प्रभाव का जन्म यूपी में हुआ है, ठीक है। परंतु प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो थे श्रावस्ती में थे और महापरिनिर्वाण की घटना जो है कुशीनगर से हुई। तो देखिए, इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, जबकि जैन और बौद्ध दोनों धर्म जो का उदय जो है कहाँ से हुआ था, यूपी से हुआ था। पार्श्वनाथ, संभवनाथ और चंद्र प्रभाव का जन्म यूपी में हुआ और परंतु प्रथम उपदेश जो है वाराणसी के निकट सारनाथ में। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो हैं वो श्रावस्ती और महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर, ठीक है। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म के देवी देवताएं, यानी ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं विष्णु, सूर्य, कौन कौन, विष्णु, सूर्य, वासुदेव, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की मूर्ति जो है वह मथुरा से निर्मित हुई, ठीक है। गंधार और मथुरा कला में, याद रखना है इसको। अब देखिए, यूपी के कुछ अभिलेख हैं, और सॉरी यूपी में अशोक के अभिलेख हैं, कुछ उनको याद रखना है। सारनाथ अभिलेख लघु स्तंभ लेख है ये। मेरठ में जो है स्तंभ लेख है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है। मिर्ज़ापुर में लघु स्तंभ लेख है, जबकि प्रयाग में कौन सा, बृहत स्तंभ लेख है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन आएगा। इनका निर्माण मिर्ज़ापुर चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है, बलुआ पत्थर से निर्माण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, शुंग वंश के बारे में बात करते हैं। क्या है शुंग वंश में, क्या बात थी शुंग वंश की जो यूपी से जुड़ी हुई थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी विदिशा बनाई। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के महाभाष्य में यवनों द्वारा शकों को घेरे जाने का वर्णन मिलता है। मिनांडर के समय मथुरा प्रमुख शहर था। यानी कि मिनांडर ने जब इस धर्म की बात बताई तो उन्होंने कहा मथुरा जो है एक प्रमुख शहरों में माना जाता था, ठीक है भाई।
शक और पार्थिन कौन थे? शक और पार्थिन में ज़्यादा गौर नहीं करनी है। शक और पार्थिन लोगों ने मथुरा को अपना केंद्र बनाया था। क्वेश्चन आता है शक और पार्थिन का जो केंद्र था वो यूपी में कौन सा था? तो कौन सा था? मथुरा था। ठीक है भाई दोस्तों, अगर बात करते हैं कुषाण की, तो कुषाण वंश में क्या है? संस्थापक कौन है? बिनकार्डियन ने गंगा घाटी पर अधिकार किया था। उत्तराधिकार कनिष्क ने, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? कनिष्क थे। 1078 में शक संवत का प्रचलन किया और कनिष्क के समय मथुरा प्रमुख केंद्र था। ठीक है भाई। राजधानी की बात करें तो पुरुषपुर या पेशावर, पेशवा, ठीक है, ये थी राजधानी। नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो मथुरा व कांतिपुर में इन शासकों का मुख्यालय था। ठीक है भाई। इससे आगे बात करते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल के सर्वाधिक उपदेश जो अवशेष जो हैं यूपी से मिलते हैं। ठीक है। गुप्त काल में सारनाथ व मथुरा में बौद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन इलाहाबाद अभिलेख में है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे मिलेंगे। गुप्त काल के सर्वाधिक अवशेष जो है यूपी से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में सारनाथ व मथुरा के बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन जो है इलाहाबाद अभिलेख में है भी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। यूपी में कानपुर में भीतरी अभिलेख, भीतरी गांव अभिलेख है। गाजीपुर के भीतरी झांसी के देवगढ़ में ईंटों का मंदिर गुप्त काल में बना था। यानी गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ में ईंटों के मंदिर गुप्त काल में बने थे, ये याद रखना है। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल क्या था। मुखरियों द्वारा कन्नौज पर कुछ समय तक शासन रहा और थानेश्वर में राज्याभिषेक हुआ। तो मुखरियों द्वारा कन्नौज पर कुछ समय तक शासन रहा और थानेश्वर में राज्याभिषेक किया गया था। महोदय श्री को कन्नौजिया के नाम, किससे? कन्नौज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पता होना चाहिए कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध भी है। और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। किसे बनाया गया इन्होंने? तो गुप्तोत्तर ने अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को। ठीक है। हम सोच रहे हैं आपको शॉर्ट रिवीजन कराना बहुत जल्दी से। गहड़वाल वंश की अगर हम बात करें तो इस वंश की स्थापना जो था गुर्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव के कन्नौज में की गई थी। ठीक है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? जयचंद। वही धोखेबाज जयचंद जिसके बारे में विश्वासघाती जयचंद। ठीक है। गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। आप कई बार एग्जाम में आता है कि चंदावर कहाँ है, तो चंदावर जो है फिरोजाबाद का इटावा में एक फिरोजाबाद जगह है, वहाँ पर है। ठीक है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन मथुरा का शासक था। ठीक है। काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा है। महमूद गजनबी का कन्नौज पर आक्रमण किया था। किसने किया था? महमूद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? 1018-19 में। नोट करने वाली बात क्या है? प्रतिहारों के पतन के बाद महोबा में चंदेल वंश का शासन था। किसका था? चंदेल वंश का शासन था, याद रखने वाली बात है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं अशोक द्वारा बौद्ध स्थलों पर यात्रा क्रम क्या है? अशोक द्वारा बौद्ध स्थलों पर तो पहले कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती, यहाँ पर ये गए थे। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो भिक्षुओं की बात करते हैं तो उत्पल बड़ना दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। कौन थी? उत्पल बड़ना दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी बौद्ध धर्म की। ठीक है। उनका संबंध श्रावस्ती से था। तो इसलिए देखो यूपी से जिस जिस चीज़ का भी संबंध मिल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताया जाए, समझाया जाए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। ठीक है भाई। देखिए क्या है यहाँ पर। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। हूण नेता तोरणमल ने कौशाम्बी को क्षति पहुँचाई थी। ठीक है। किसने पहुँचाई थी? तोरणमल ने। हर्षवर्धन के समय कन्नौज का नाम महोदय श्री नाम था इनका। ठीक है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अड़ोजिया। ठीक है जी, ये भी याद रखने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए प्राचीन तो हो चुका है, मध्यकालीन की तरफ आते हैं। मध्यकालीन इतिहास में भारत के क्या है? यूपी के क्या है? ठीक है भाई। तो यूपी का मध्यकालीन क्या है समझिए। 9वीं व 10वीं शताब्दी में यूपी के क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार कायम था। वर्ष 1018-19 में गुर्जर प्रतिहारों के महमूद गजनवी ने, गुर्जर प्रतिहारों को किसने करा था? महमूद गजनवी को करा था, परास्त किया था। 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और 7 किले भी जीत लिए थे। किंतु इसी समय गहड़वाल राजवंश से इस क्षेत्र में शांति व व्यवस्था स्थापित हुई। किसने? गहड़वाल वंश ने इसमें शांति व्यवस्था की। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं क्या है आगे। देखिए मोहम्मद गौरी ने 1194 में गहड़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद की चंदावर के युद्ध में, यानी कि चंदावर का यानी फिरोजाबाद,
इटावा में हत्या कर दी। कब हुआ था ये? 1194 में। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। ठीक है, पानीपत के 2 युद्ध के बाद। वो हमारा यूपी में नहीं है करने का जिक्र। पानीपत का प्रथम युद्ध 1191 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1192 में। फिर चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, ऐसा इस युद्ध का परिणाम था, क्योंकि जयचंद ने जयचंद ने जो है धोखा दिया था, इस वजह से उसको भी परिणाम यही भुगतना पड़ा। ठीक है, 1194 से 97 तक यूपी विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम शासन की सभ्यता और संस्कृति स्थापित थी, ये सबको पता है। बात करते हैं यूपी में दिल्ली सल्तनत काल। यूपी में दिल्ली सल्तनत काल क्या था, यानी यूपी में वो कौन से क्षेत्र है जिसमें दिल्ली सल्तनत का अधिकार था। तो वर्तमान यूपी का क्षेत्र प्रारंभ से ही गुलाम वंश का अंग रहा है, जिसमें संभल, कड़ा, बदायूं प्रमुख जागीरें थीं। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश शासक बना था, जो कि पूर्व में बदायूं का, इससे पहले कहाँ था, बदायूं का इक्तेदार या सूबेदार या गवर्नर था। ठीक है, जबकि जौनपुर के इतिहास में 1394 में जोना खां की स्मृति में तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन तुगलक के सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजा ने स्थापना की थी। किसने की थी? मलिक सरवर ख्वाजा ने उसकी स्थापना की थी। याद रखने वाली बात है। ठीक है, पता चल चुका होगा आपको। इन्होंने अधिकांश कन्नौज व जौनपुर क्षेत्र पर अधिकार किया, परंतु 1398 भारत पर समरकंद के कहाँ के? समरकंद के चुगताई तुर्क तैमूर लंग ने आक्रमण किया। कब किया था? 1398। क्वेश्चन आता है, भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 आक्रमण किया, जबकि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की एवं 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। अब यहाँ पर कुछ स्थापत्य हैं और उनके निर्माता हैं। जौनपुर नगर किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा शहर किसने? सिकंदर लोधी ने। जामी मस्जिद जौनपुर वाली हुसैन शाह सरकी। लाल दरवाज़ा जो है वो कहाँ पर है? जौनपुर। लाल दरवाज़ा जो है वो जौनपुर, हुसैन शाह सरकी। ठीक है, अटाला मस्जिद जौनपुर, इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है, झंझरी मस्जिद जौनपुर, इलाहाबाद शाह सरकी। जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। एक बार याद कर लो, जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक, आगरा शहर सिकंदर लोधी, जामी मस्जिद जौनपुर हुसैन शाह सरकी, लाल दरवाज़ा जौनपुर हुसैन शाह सरकी, अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सरकी, झंझरी मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सरकी और जामा मस्जिद जो है वो बदायूं इल्तुतमिश। ठीक है भाई। यूपी में मुग़ल साम्राज्य। अब यूपी में मुग़ल साम्राज्य का क्या मतलब था? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने आगरा पर अधिकार किया। इसके बाद अफगानों ने गंगा की घाटी, संभल उड़ीसा वाला जो है, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा, कन्नौज, यानी कहा जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा, कन्नौज में अपना प्रतिरोध जारी रखा, परंतु आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, फिर बाद में क्या करा? आत्मसमर्पण कर दिया। आगे अगर हम बात करते हैं, शेर शाह जौनपुर के एक छोटे जमींदार हसन खां का पुत्र था। किसका? हसन खां का पुत्र था, जिसे बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, 1530 में शेर शाह ने चुनार का किला जीता और 1540 में बिलग्राम का युद्ध किया। ठीक है, और 1545 में कालिंजर बांधा पर अभियान किया। तो मुख्य घटना आपको याद होनी चाहिए यूपी से संबंध है जिनका। ठीक है जी। अकबर के 2 प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल और बीरबल का संबंध यूपी से था, जबकि शाहजहां के समय तक आगरा ही मुग़ल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। औरंगजेब के समय में बुंदेलखंड वीर छत्रसाल ने विद्रोह किया था, जिसमें उनकी सहायता मराठों ने की थी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कुछ स्थापत्य आपको पता होना चाहिए ज़रूर। जामी मस्जिद संभल और बाबरी मस्जिद अयोध्या। ठीक है, किसने की थी स्थापना? बाबर ने की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इम्पोर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी आगरा, आगरा किला, इलाहाबाद किला, जहांगीर किला आगरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, सब किसने बनवाया था? अकबर ने। यानी फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, इलाहाबाद किला, जहांगीर किला और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, सब जोधाबाई का महल, सब किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। इदमत दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहाँ ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था।
मरियम उजवानी का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल आगरा, दीवान आम आगरा, दीवान खास आगरा और मोती मस्जिद आपकी आगरा किसने? शाहजहां ने। याद रखने वाली चीज़ें हैं, नोट करने वाली बातें हैं। अवध के नवाब, ये याद रखेंगे अवध का नवाब क्या थे, इनका भी शासन क्या था 1956 तक, 1856 तक। ठीक है, तो मोहम्मद खां 1732 से लेकर 1739 में यहाँ 1732 में अवध के नवाब बने, यानी कि शासनकाल 32 से 39 तक था, परंतु नवाब कब बने अवध के? वो बने 1732 में, जिन्होंने स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की। 1733 में शहादत खान ने किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए नए भू राजस्व और भू लगान व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1739 में नादिर शाह की कैद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नादिर शाह ने उन्हें कैद कर लिया था और उनकी जो है उन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या। उसके बाद में प्रमुख शासक जो है कौन है? सफदरजंग। कौन है? सफदरजंग। 39 से 54 तक रहे यूपी में। 39 में यह अवध के नवाब बने। 48 में इन्हें मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया एवं इलाहाबाद प्रांत भी इन्हें सौंप दिया गया था। इनका इतिहास केवल ये है। शुजाउद्दौला 1754 से 75 तक रहे। 1764 में इन्हें अवध की ओर से आलम शाह द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों ने के साथ युद्ध किया, जिसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, 1773 में बारन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की और 1774 में अंग्रेजों की मदद से रोहेलखंड को अवध में मिला लिया गया। किसमें? रोहेलखंड को अवध में मिला लिया, ये भी याद रखना इनका। आसफ उद्दौला की बात करें तो 1700, ये देखिए यूपी के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो इनका इतिहास बहुत बड़ा है। आसफ उद्दौला 1775 से लेकर 97 तक में इनके अंग्रेजों के साथ फैजाबाद की संधि हुई और अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। यानी कि पहला अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद, और इसके बाद में कहाँ पर किया गया? लखनऊ में स्थानांतरित किया गया। आगे बात करते हैं वाजिद अली शाह 1847 से 56 तक, यह अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 होगा, 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया और नवाब को पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। कहाँ भेज दिया? कलकत्ता भेज दिया। ये बहुत स्पीड से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भी दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या है। यूपी में आधुनिक इतिहास, यूपी का जो आधुनिक इतिहास है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 में 10 मई को मेरठ में हुई थी, जिसका तत्कालिक कारण जो था बंगाल के बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना के सिपाही मंगल पांडे को फांसी तथा जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध किया। यह क्रांति जो थी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसका केंद्र यूपी बना था। ठीक है भाई, अब बात करते हैं मंगल पांडे से क्वेश्चन आता है कई बार। मंगल पांडे का जन्म जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? नवागांव बलिया में। ठीक है, अब इनके केंद्र कहाँ थे? यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको। प्रमुख केंद्र और उनका नेतृत्व किसने किया था? कानपुर नाना साहब तांतिया टोपे, झांसी तांतिया टोपे रानी लक्ष्मीबाई, बरेली खान बहादुर खां, इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, लखनऊ बेगम हजरत महल, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, मवाना कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फरुखाबाद फजल हुसैन खां, फतेहपुर अजीमुल्ला। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा सुन लेंगे। कानपुर जो है नाना साहब तांतिया टोपे, हम इसे याद रखते हैं कांता। कैसे याद रखते हैं? कांता। कैसे? कानपुर नैसे नाना साहब तैसे तांतिया टोपे। ठीक है, झांसी तांतिया टोपे लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खां, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मवाना से कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह, फरुखाबाद से फजल हुसैन खां और फतेहपुर से अजीमुल्ला खां। ठीक है भाई, इसके आगे देखते हैं क्या कहानी और घटी। 1857 के बाद में 19 नवंबर 1858 को प्रयागराज में शाही दरबार में महारानी की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ी। किसने पढ़ी? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ी महारानी की घोषणा, और शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में चला गया। तुम्हें पता ही है इसके बाद में तो दिल्ली डिवीज़न को अवध प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। पहले दिल्ली जो था वो किसके अंतर्गत आता था? अवध प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो इसे अलग कर दिया गया और यूपी की राजधानी आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित की गई। अब आगरा से कहाँ पर स्थानांतरित की? प्रयागराज, जहाँ पर शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और आगरा व अवध के नाम से जाना गया। तब इसे आगरा और अवध का नाम दिया गया था। अब बात करने वाले यूपी में कांग्रेस अधिवेशन कौन कौन से हुए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 AD में हुई थी। इसकी सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूमने के प्रयासों से हुई थी। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर
और 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जो मुंबई में है। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं। तो परिचय था केवल। कौन सा अधिवेशन? देखिए, पहला अधिवेशन जो होता है 1888 में हुआ था यूपी में। यूपी का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1888 में, जारजूले। ठीक है, अगर भारत की बात करेंगे तो पहला जो हुआ था वो कहाँ सा हुआ था? 1885 में। मगर यूपी में जो पहला हुआ था वो कहाँ पर कब हुआ था? 1888 में। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस का संविधान का निर्माण यहीं से शुरू हुआ था। दूसरा अधिवेशन यूपी में जो हुआ था वो 1892 में हुआ था। यूपी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इलाहाबाद में किया था। मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी। तीसरा अधिवेशन यूपी में जो हुआ था 1899 में हुआ था। रमेश चंद्र दत्त ने लखनऊ में किया था। कांग्रेस के संविधान को स्वीकारा था। कांग्रेस ने किसे स्वीकारा था? संविधान को। चौथा जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया करने के बाद में विवाद हुआ था इस बात पर कि जब 1903 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे द्वितीय दिल्ली दरबार में, तो उन्हीं के विरोध को लेकर यहाँ पर जो है पंगा किया गया था। पांचवा अधिवेशन जो हुआ था वो 1910 में हुआ था। विलियम बेडरबर्न ने इलाहाबाद में किया था और इसमें भारतीय प्रेस एक्ट पारित किया गया था। छठा यूपी में जो हुआ था वो कब हुआ था? 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, लखनऊ में हुआ था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। सातवां यूपी में अधिवेशन 1925 में हुआ था। सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कल मैंने लाइव क्लास में पूछा था बच्चों से कि पहली महिला कौन थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी, 17 में हुई थी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। दूसरी थी सरोजिनी नायडू और तीसरी थी नेल्ली सेन गुप्ता। परंतु यूपी में जो थी वो कौन थी? वो एक यही थी, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कानपुर में किया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट। आठवां अधिवेशन 1936 में पीटी नेहरू द्वारा लखनऊ में पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। नौवां यूपी में 1946 में हुआ था। जेपी कृपलानी ने मेरठ में किया था। स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन यही था। ठीक है भाई, तो ये हो चुके हैं। अब हम कुछ आंदोलन की बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे आंदोलन हैं इसमें रिलेटेड जो हैं। तो प्रमुख आंदोलन पर बात करेंगे। सबसे पहला खिलाफत आंदोलन 1920 को हुआ था। 20 जनवरी 1920 को हुआ था। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो यूपी में असहयोग आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। चौरी चौरा गोरखपुर में और 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर कर 21 जवान और एक दरोगा को जो है जिंदा जला दिया था, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ये यूपी की सारी घटना है। स्वराज पार्टी 1923 में जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के मतभेदों से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। और कहाँ पर? हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? दिल्ली। काकोरी कांड यहाँ पर हुआ है। हथियारों की खरीद के लिए HRA ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर काकोरी स्थान पर रोककर जो है सरकारी खजाना लूट लिया था, जो वर्तमान में लखनऊ में है। कौन सा? काकोरी। 40 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, 4 को दी गई थी फांसी। पिछली बार PCS में यहाँ से क्वेश्चन आया था। राम प्रसाद बिस्मिल को यही पूछा था कि कहाँ फांसी दी गई, तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद लाहाड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। और ठाकुर रोशन सिंह को जो है नैनी में फांसी दी गई थी। तो ये याद रखना है। गोरखपुर याद रखेंगे, ठीक है, गोंडा याद रखेंगे और फैजाबाद याद रखेंगे और नैनी याद रखेंगे। ठीक है, ये सबके नाम याद रखना भैया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने एक प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल की स्थापना की। वायसराय से शिमला में सजाए मौत को माफ़ करने के लिए कहा। ठीक है, सवन्या अवज्ञा आंदोलन इसकी अगली घटना थी। जयप्रकाश नारायण लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से पीटी नेहरू ने, किसके सहयोग से? जयप्रकाश नारायण लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से पीटी नेहरू ने इसे करबंदी आंदोलन भी कहा। इलाहाबाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने सवन्य समझौते के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है भाई, क्रांतिकारी क्या थे आंदोलन? HRA में कि देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन सन्याल थे। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सचिन सन्याल ने यूपी थे। ठीक है, इसके 8 अप्रैल 1929 में असेंबली बम विस्फोट हुआ था। ठीक है, असेंबली बम विस्फोट हुआ था सहारनपुर में। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने बम फेंका था। ठीक है भाई, ये भी याद रखना है। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे है यूपी के किसान आंदोलन। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने 1918 में यूपी किसान सभा का गठन लखनऊ में किया था। मोस्ट है ये। 1918 में यूपी किसान सभा का गठन, यूपी किसान सभा का गठन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में किया था। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं
बाबा रामचंद्र को 17 अक्टूबर 1920 में इलाहाबाद अवध किसान सभा का गठन किया था। यानी कि 20 में क्या किया था, इलाहाबाद अवध किसान सभा का। मदारी पासी के नेतृत्व में लगान वृद्धि में के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था। NG रंगा और स्वामी सजानंद के प्रयासों से 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था, लखनऊ में किया गया था। ठीक है। 1937 प्रांतीय मंत्रिमंडल क्या था। 1935 के अधिवेशन के अंतर्गत 1937 में यूपी के प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। 228 सीटों में से 134 सीटों में पूर्ण बहुमत था। 1937 में गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया था। ये भी याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं यूपी में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुआ था और अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन में इसका प्रस्ताव हुआ था। अंततः तत्काल में प्रमुख नेता को बंदी बना लिया, जिसमें कि पीटी नेहरू नैनी जेल में। तो कहाँ से संबंध है, यूपी से, इस वजह से बताया जा रहा। अन्य क्रांतिकारी कहाँ पर डाल दिए गए थे, बलिया में। जबकि स्थानीय नेता जो थे क्या था, चिंटू पांडे ने बलिया में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है। आगे देखते हैं यूपी में बदला हुआ स्वरूप क्या है। तो 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध कहा गया था इसे। 1919 में गवर्नर जनरल के अधीन पहुंच गया था। 1921 में राजधानी प्रयागराज से लखनऊ ले गए थे। 1937 में संयुक्त प्रांत, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं इसको। ठीक है भाई दोस्तों, अब बात आती है यूपी का भौगोलिक परिचय क्या है। तो देखिए, आकृति लंबवत है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक। यू के सहित आकृति सिंह के समान है। क्षेत्रफल जो है 240 928 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 7.733% है। ठीक है भाई। क्षेत्रफल से चौथा स्थान है, पहले गुजरात, उससे राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। ठीक है भाई। अगर इनकी आकृति देखें तो इस तरीके से कुछ आकृति बनी है। सहारनपुर ऊपर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपके शामली, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, आपका हो जाएगा पश्चिम में। अगर हम यहाँ बात करें, राजस्थान है, नीचे सोनभद्र है, दक्षिण में यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यहाँ बलिया है, तो नेपाल है। ये आपका क्षेत्र आ गया। लंबाई अगर हम बात करें ये वाली तो 650 है पश्चिम से पूर्व के लिए, उत्तर से दक्षिण के लिए 240 है। भाई इतना याद रखना है। ठीक है। यूपी की भूगर्भीय संरचना क्या है। यूपी की गोंडवाना लैंड में बसा हुआ है। गोंडवाना लैंड भूभाग है। ठीक है। इसकी भूगर्भीय संरचना का निर्माण 4 प्रकार के शैलों से किया गया है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। चारों क्या हैं, विंध्या शैल समूह, बुंदेलखंड शैल समूह, टर्सियन शैल समूह और क्वार्टजाइट शैल समूह। ठीक है भाई। भौतिक विभाजन जो है, यूपी के उत्तराखंड राज्य गठित होने से पूर्व 3 भागों में बांटा गया था। भांबर तराई क्षेत्र, मध्य का मैदान, दक्षिण पठार। ठीक है भाई। तो आपका क्या है, यूपी का भांबर तराई क्षेत्र में इसकी लंबाई सहारनपुर से लेकर जो है कुशीनगर तक है। ठीक है। पश्चिम में इसका क्षेत्रफल 34 किलोमीटर चौड़ा है। पूर्व में इसका क्षेत्रफल विस्तारित हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जलवायु हानिप्रद होती है, मलेशिया ज्वार पैदा होता है। उत्तर में भांबर क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में तराई क्षेत्र है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर दलदली क्षेत्र भी है। ठीक है। गंगा यमुना वाला क्षेत्र देख लें। गंगा यमुना का मैदान क्षेत्र क्या है। ऊपरी गंगा मैदान चावल व गन्ने के लिए, खेती के लिए उपयुक्त है। ऊपरी गंगा क्षेत्र तराई क्षेत्र होता है। मध्य गंगा क्षेत्र जो है बांगर के क्षेत्र या खादर क्षेत्र होता है। निम्न गंगा क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र होता है। ठीक है। इस क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 260 मीटर तक है। ठीक है। इस क्षेत्र का निर्माण जो है गंगा और उसकी सहायक नदी से होता है। गंगा, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक। ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता वहाँ बांगर कहलाता है। जहाँ बाढ़ का पानी नदियों से मिट्टी लाई जाती है उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है उसे खादर, और जहाँ नहीं पहुँचता उसे क्या कहते हैं, बांगर। खादर क्षेत्र बांगर की अपेक्षा ज़्यादा अधिक उपजाऊ होता है। ये भी बात याद रखनी है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने पर बीहड़ का निर्माण होता। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है भाई। बड़े बड़े गड्ढे बीहड़ होते हैं। यमुना नदी तटीयवर्ती यूपी में कहाँ पर है बीहड़, आपको चंबल नदी आपको देखने मिलेगी बीहड़ के क्षेत्र जो है, चंबल नदी का। ठीक है भाई। भूर क्षेत्र क्या होता है, गंगा के पूर्वी किनारों पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू के टीलों को भूर कहा जाता है। गंगा के पूर्वी किनारों पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू के टीलों को क्या कहा जाता है, भूर कहा जाता है। याद रखोगे। चोर या सावत क्षेत्र क्या होता है, गंगा के किनारे विकसित गहरे
झीलनुमा क्षेत्र जो वर्षा ऋतु के बाद सूख जाते हैं उन्हें चोर या सावक झील क्षेत्र कहते हैं। आगे है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस हैं। इस पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। इसका निर्माण नीच चट्टानों से होता है। इसकी मिट्टी का रंग लाल होता है। यह अधिक कृषि योग्य नहीं है। यहाँ सिंचाई तालाबों के माध्यम से की जाती है। इस क्षेत्र में नदी घाटियों में काली व दामोदर मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी सॉरी। इसे चना, अरहर, सरसों, ज्वार आदि अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है भाई। अब जो है हमारा जो सेशन है वो है कल को यूपी का राजनीतिक व परिदृश्य, तो हम इसका बाद जो है हम कल करेंगे। आज की क्लास को भी इतनी रोकते हैं और हम 3-4 क्लासों में जो है आपकी पूरी यूपी करा देंगे। ठीक है, तो आप जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को शेयर कर देंगे दोस्तों में और सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि कल को हम अपनी और क्लास लेकर आएंगे। देखो हमने इसमें लगभग अगर बात करें तो हम लगभग हमने 23 पेज कवर कर दिए हैं। तो 23 से 25 पेज अगर हम कवर करेंगे एक क्लास में तो हमारी जो है 4 क्लास या 5 क्लासों में पूरी यूपी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और जिसमें सारी चीज़ें यूपी की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं कल अपने नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।